न्यू चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। तो लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट। तो इस चैप्टर की खासियत ही ये है कि इस चैप्टर का नाम में लिखा है विद एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला दिमाग में प्रश्न ये आता है कि सर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। तो आप लिखो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, कि हम ये जो एडजस्टमेंट्स वर्ड कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। पुराने चैप्टर में तो विदाउट एडजस्टमेंट था। तो लिखो एडजस्टमेंट्स का मतलब है डैश डाल के ऑल द आइटम्स या ऑब्लिक इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लेना आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस को। ऑल द आइटम्स या इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं शॉर्ट में बेसिकली। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें एडजस्टमेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। तो चैप्टर का नाम पड़ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। तो वैसे आपको याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो स्टेटमेंट्स तो वही बनेंगे, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को बनाते समय हमें किन भी बातों को अब ध्यान में रखना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट्स हम किन्हें बोलते हैं? ऐसी इंफॉर्मेशन को जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती है। तो एक छोटा सा डेमो बना लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो ताकि क्लैरिटी हो जाए। एक ट्रायल बैलेंस बना लो ऐसी डेमो के लिए, बस 4-5 लाइन का, जैसा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है। डेबिट, क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस तो आपको याद ही होगा। ट्रायल बैलेंस एक इस तरह का स्टेटमेंट होता है, समरी स्टेटमेंट, जिसमें बहुत सारे आइटम्स आपको दे रखे होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे आपको कभी कभी कुछ आइटम दे रखे होते थे, ऐसे ही लिख लेते हैं रैंडमली। जैसे सेल्स दे रखा होता था 1 लाख, या आपको कोई आइटम दे रखा है सैलरीज 20,000, या आपको कोई और आइटम दे रखा है वेजेस 10,000, या आपको कोई और आइटम दे रखा है क्रेडिटर्स 40,000 एटसेट्रा। तो हमको पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, हम सिर्फ एक डेमो बना रहे हैं कि इस तरह से ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें कुछ जानकारियां दे रखी होती हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ट्रायल बैलेंस के बाद या ट्रायल बैलेंस के नीचे भी हमें कुछ और जानकारियां दे रखी होती हैं। यहाँ पर अब ऐसी बस लाइन बना लो कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, जो हम बाद में सीखेंगे। तो ये जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जानकारी दे रखी होती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? एडजस्टमेंट्स, राइट। तो बेसिकली एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है। तो जितनी भी चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती हैं, उन चीज़ों को हम एडजस्टमेंट्स पुकार देते हैं या बोल देते हैं, दे आर एडजस्टमेंट्स। क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, जो आपने वैसे जर्नल चैप्टर में पढ़ रखी है, पढ़ भी क्या रखी है, रट रखी है, लेकिन उनका एप्लीकेशन इस चैप्टर में सीखा जाता है। तो पहले समझ आ गया एडजस्टमेंट्स किसे बोलते हैं? जो चीज़ें आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती हैं। अब इसके नीचे लिखो स्टार डाल के सबसे मुद्दे की बात। ऑल द आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस is posted at one place only। जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उन्हें सिर्फ एक जगह पर पोस्ट किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना, डेबिट आइटम्स ऑन डेबिट साइड
and credit items on credit side, ब्रैकेट क्लोज। तो जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उन आइटम्स को हम सिर्फ एक ही जगह पोस्ट करते हैं, डेबिट आइटम्स को डेबिट साइड पर और क्रेडिट आइटम्स को क्रेडिट साइड पर। यह भी थोड़ी देर में एक छोटे से डेमो में सीखेंगे। और दूसरा सितारा डाल के लिखना है all the adjustments have two effects. All the adjustments have two effects. इसमें आप टू इफेक्ट्स को अंडरलाइन कर लेना और डैश डाल के लिखना one on debit side and other on credit side. One on debit side and other on credit side. तो इसको समझाने के लिए, इन दोनों सितारों को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेते हैं, सिर्फ डेमो के लिए, सीखेंगे बाद में एक्सट्रीम तरीके से। तो इस एग्जाम्पल के लिए भी आप एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लो 4 लाइन का, जस्ट फॉर डेमो। और इस ट्रायल बैलेंस में 2-4 आइटम लिख लेते हैं। एक आप लिख लो सैलरीज 5000, एक आप लिख लो सेल्स 80,000, एक आप लिख लो क्रेडिटर्स 20,000 और एक आप लिख लो परचेजेस 70,000। ठीक है, ऐसे डेमो के लिए। अब ये मत सोचना सर ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं कर रहा, वो क्योंकि हम ऐसे कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, सिर्फ डेमो कर रहे हैं समझने के लिए। और इसके नीचे ऐसी लिख लो 1 और 2, कुछ भी ऐसे लाइन लगा लो। तो ये जो 1 और 2 लिखे हैं इन्हें क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो हम बाद में सीखेंगे कि ये क्या पॉइंट्स होंगे। तो इस तरह का एक छोटा सा डेमो है, लेकिन अब इसमें समझने की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो आपको मेरे साथ सीखनी है। तो उसको सीखने के लिए आपको छोटे छोटे, बहुत ही छोटे से प्यारे प्यारे से 3 ढांचे बनाने हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लेना। एक बना लो ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा टी शेप, डेबिट क्रेडिट ऐसे लिख लो। एक बना लो P&L अकाउंट, छोटा सा 3-3 लाइन के बना लो, बस छोटे छोटे मासूम से प्यारे से टी शेप, डेबिट क्रेडिट लिख लो। और एक बना लो बैलेंस शीट, इसके नीचे बना लो, वो भी छोटी सी प्यारी सी 3 लाइन की। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, तो आप ये 3 छोटे छोटे मासूम से ढांचे बना लो। चलो, तो अब आप देखो और मुझे बताना ध्यान से। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में दे रखा है, पहला आइटम सैलरीज दे रखे, तो आपको याद है सैलरीज को हम कहाँ पोस्ट करते थे? P&L अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ P&L अकाउंट में डेबिट साइड, आप भी लिख लो चाहे 2 सैलरीज। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट आइटम दे रखा है सेल्स। सेल्स को आप कहाँ पर पोस्ट करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। वेरी गुड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसे ही लिख लेते हैं छोटा सा, क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स। उसके बाद क्रेडिटर्स को कहाँ पोस्ट करते थे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर पोस्ट कर लीजिए क्रेडिटर्स। एंड लास्ट आपको दे रखा है परचेज। तो परचेज को कहाँ पोस्ट करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, टू परचेज। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो सबसे अच्छी बात ये जो आपको सिखानी है मुझे, वो आसान हो गई क्योंकि आपने सारी बातें सही बताई।
पहले वाले स्टार पॉइंट के अंदर आपको जो बात लिखवाई है वो ये लिखवाई है कि जितने भी आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होते हैं, ठीक है, जितने भी आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होते हैं उन्हें आपको हमेशा और हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही जगह पर पोस्ट करना पड़ता है। डेबिट आइटम को डेबिट साइड पर और क्रेडिट आइटम को क्रेडिट साइड पर। तो वो आपने बिल्कुल सही बताया, उसका मैं डेमो दिखाता हूं। सैलरीज एक डेबिट आइटम था, तो आपने इसको देखो कहां पोस्ट करा, सैलरीज को आपने कहां पोस्ट करा, डेबिट साइड पर, लिखा ना 2 सैलरीज। सेल्स एक क्रेडिट आइटम था, तो सेल्स को आपने कहां पोस्ट करा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो आपको ये बात का याद रखना है हमेशा नियम कि ट्रायल बैलेंस का जो भी आइटम होता है वो एक ही जगह पोस्ट होता है। डेबिट आइटम कौन सी साइड पोस्ट होगा, डेबिट साइड। क्रेडिट आइटम कौन सी जगह पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड। अगला डेमो, अगला आइटम आपको क्रेडिटर्स दे रखा था। अब बैलेंस शीट के अंदर तो सर साइड्स नहीं होते, तो बैलेंस शीट के अंदर बताओ लायबिलिटी साइड का मतलब कौन सी साइड माना जाता है, क्रेडिट साइड, ये बाय डिफॉल्ट होता है। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स को कौन सी साइड मानते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स दे रखे हैं देखो, तो उसको आपने क्रेडिटर्स को कहां पोस्ट करा, क्रेडिटर्स को आपने कहां पोस्ट करा, लायबिलिटीज में पोस्ट करा, यानी कि क्रेडिट साइड पर पोस्ट करा। तो जो भी क्रेडिट आइटम होगा वो हमेशा कहां पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड पर। इसी तरह आपको अगला आइटम दे रखा था परचेज, तो देखो परचेज को आपने कहां पोस्ट करा, डेबिट साइड पर। तो जो भी डेबिट आइटम होगा वो कहां पोस्ट होगा, डेबिट साइड पर, और जो भी क्रेडिट आइटम होगा वो कहां पोस्ट होगा, क्रेडिट साइड पर। तो इतना सिंपल सा रूल सब बच्चे याद रख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम्स का रूल याद रहेगा, एक बार अपने मुंह से बोलो। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम होगा वो कितनी जगह पोस्ट होता है, एक जगह। और उसका रूल कैसे याद रखना है, डेबिट आइटम डेबिट साइड पर, क्रेडिट आइटम क्रेडिट साइड, ओके। लेकिन मजेदार बात होती है एडजस्टमेंट्स से रिलेटेड। तो दूसरा सितारा पढ़ना कि ऑल द एडजस्टमेंट्स, जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनका कितना इफेक्ट होता है, उनकी पोस्टिंग कितनी जगह होती है, 2 जगह होती है। एक एस्पेक्ट होगा डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होगा क्रेडिट, जो मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें एडजस्टमेंट सीखने और उन एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट सीखने, वो हम सीखेंगे आपके साथ। बट आपको इतनी बात पहले इंट्रोडक्शन की समझ आ गई, यहां तक ओके। चलो, तो अब आप इसके नीचे लाइन लगा के फ्रेश पेज पर एक बड़ी सी हेडिंग डालना। इस हेडिंग का नाम है एडजस्टमेंट्स। तो मैं आपको आज कुछ एडजस्टमेंट्स के ट्रीटमेंट्स लिखवाऊंगा और उन्हीं के छोटे छोटे एग्जांपल्स करके हम सीखेंगे थोड़ा सा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें एडजस्टमेंट्स पहले समझने हैं, सीखने हैं, उसके बाद फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन के अंदर इनके एप्लीकेशन को देखना है। चलो, तो सबसे पहला नंबर लिखते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट का नाम है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट होती है इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो आप 2 एरो बना लो इसके नीचे। तो ये आपको वैसे पुराने चैप्टर में ही सिखा दिया जाता है। इस एडजस्टमेंट को आप पहले से जानते हो कि ये 2 जगह कहाँ कहाँ पोस्ट होती है। तो याद है किसी बच्चे को, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो मानस बाबू ने दोनों ही उल्टे बताए, और बैलेंस शीट में एसेट्स है, बिल्कुल सही। तो आपको दोनों एरो में यही बात लिखनी है, क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 पोस्टिंग्स होते हैं या इसके 2 इफेक्ट्स होते हैं जो आपने वैसे पुराने चैप्टर में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन दोबारा से लिख लो, याद रहेगा आप। क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो इसमें अगर आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो
जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करोगे तो ये कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है? क्रेडिट एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है। और जब आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पर पोस्ट करते हो तो एसेट साइड मैंने अभी अभी दिखाई थी, एसेट साइड मतलब कौन सा एस्पेक्ट? डेबिट एस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये नीचे वाला जो है ये डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो हर एडजस्टमेंट का हमेशा आपको ध्यान रखना है, कितने एस्पेक्ट होंगे? 2। एक एस्पेक्ट कौन सा होगा? डेबिट होगा, और एक एस्पेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी भी एडजस्टमेंट में कि दोनों ही डेबिट एस्पेक्ट हो रहे हो, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी एडजस्टमेंट के दोनों क्रेडिट एस्पेक्ट हो रहे हो। हमेशा हर एडजस्टमेंट के 2 एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे? एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट होगा हमेशा, ठीक है? ये नियम है। इसके नीचे स्टार डाल के लिखना है, इफ क्लोजिंग स्टॉक is given in ट्रायल बैलेंस। अब मान लो क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो अब क्या होगा? अब अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटमों के कितने एस्पेक्ट होते हैं? सिर्फ एक। आपने बात अभी अभी लिखी थी तारे में, दोबारा पढ़ लो। क्या लिखा था पहले वाले तारे में? कि ऑल द आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड एट वन प्लेस ओनली। तो अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा तब आप इसका खाली एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे, दूसरा नहीं करोगे। तो एक एस्पेक्ट वो कौन सा होगा जो रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट वाला। बिल्कुल सही। तो अब आप इसमें एक ही एरो डाल के लिखेंगे, सिर्फ एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो फिर इसका एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा। लिखो आइसक भाई, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? तो रोना नहीं है मेरे दोस्त, लिखना है अभी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई आइटम होगा तो वो एक ही जगह रिकॉर्ड होगा। तो सब बच्चों को ये बात क्लियर है? तो एक बार फिर भी मेरी मन की संतुष्टि के लिए दोबारा रिपीट करेंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी जगह रिकॉर्ड होगा? एक ही जगह, हमेशा याद रखना है। और ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर है तो 2 जगह। बस ये आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट को आपको इस तरह से डील करना रहेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं और एक्सपेंस ड्यू, और तीसरे नाम से बोल देते हैं कुछ लोग एक्सपेंस अनपेड, कुछ भी कह सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस ड्यू या अनपेड, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो इसमें भी पहले 2 एरो बनाते हैं। तो इसके लिखने हैं पहले एस्पेक्ट में ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ऐड को आप ब्लॉक कर लेना। और दूसरे एस्पेक्ट में लिखना है लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। तो इसको एकदम से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक बात बताने के लिए अभी लिख लेते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट एरो में हमने बात लिखी है वो एक प्रकार से हमारे डेबिट एस्पेक्ट को क्रिएट कर रही है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बक्से में, वो एक डेबिट एस्पेक्ट है। और नीचे वाला तो मैं जानता हूं कि आप बता दोगे। लायबिलिटीज में लिखने का मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो गया? क्रेडिट एस्पेक्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि लायबिलिटीज का मतलब हमने लिख रखा है कि ये एक प्रकार से क्रेडिट एस्पेक्ट है। इसके नीचे सितारा डाल के लिख लो, फिर समझाता हूं पूरी कहानी। इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
is given in trial balance तो आइसक भाई पहले आप बताओ कि अगर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो ये कितनी जगह पोस्ट होगा? वेरी गुड, 1। सही है ना? तो हर बच्चे को क्लियर हो गया। तो कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है तो कितनी जगह पोस्ट होगी? 1। तो वो 1 जगह जो पोस्ट होगी वो कौन सी होगी? बिल्कुल सही। तो आपको सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिखना है, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। बहुत बढ़िया। तो फिर वो एक ही जगह पोस्ट होगी, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसको समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए मैं आपको बस जो नीचे कहानी समझाऊंगा वो सिर्फ आपको सुननी है, लिखनी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। अपना एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि हमारे एक साल में कितने महीने होते हैं बच्चों जी? बताओ, एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को पहले महीने का रेंट पे करा 10,000, दूसरे महीने का भी पे कर दिया 10,000, तीसरे महीने का भी पे कर दिया 10,000, चौथे महीने का भी पे कर दिया 10,000, पाँचवें महीने का भी पे कर दिया, छठे महीने का भी कर दिया, सातवें महीने का भी कर दिया, आठवें महीने का भी कर दिया, 9वें महीने का भी कर दिया और 10वें महीने का भी कर दिया। तो बताओ मैं कितना रेंट पे कर चुका? वेरी गुड, 1 लाख। लेकिन 11वें महीने का रेंट मैंने अभी तक पे नहीं करा, उसे मैं रेड बना देता हूं, क्रॉस। और 12वें महीने का रेंट भी मैंने अभी तक पे नहीं करा। तो मैंने 2 महीने का रेंट अभी तक क्या नहीं करा? पे नहीं करा। तो जो रेंट मैंने पे नहीं करा हम उस रेंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग रेंट। शाबाश। कितने रुपए? 20,000। वेरी गुड। अब हमारी अकाउंटिंग जो होती है प्यारे बच्चों, वो आपको पुराने चैप्टर में, चैप्टर 4 में सिखाया था जब आप छोटे मासूम बच्चे थे, कि हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरे साल का रेंट कितना। तो अगर मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ मेरे पूरे साल का रेंट कितना, तो आप क्या आंसर दोगे? 1,20,000। क्यों? मैंने तो खाली 1 लाख पे करा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो, इस होशियार बच्चे ने बोला कि एक्रूअल बेसिस में हम कैश के पेमेंट को नहीं देखते, एक्रूअल बेसिस में हम कैश को या क्रेडिट को दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो अगर आपसे ये दोबारा क्वेश्चन मैं पूछूं कि बताओ मेरे पूरे साल का रेंट कितना, तो क्या बोलोगे आप? 1,20,000 बोलोगे ना। तो इसीलिए हमेशा जो रेंट आउटस्टैंडिंग होते हैं या कोई भी एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, हम उन्हें जोड़कर, उन्हें क्या कर कर, यानी कि ऐड कर कर अपने टोटल एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? 1,20,000। तो आपने इसका मतलब इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करा? ऐड करा। तो इसीलिए आपको ऊपर के एरो में यहां पर देखो क्या लिखवा रखा है? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है, हम उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं बच्चों जी? ऐड करते हैं। उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो समझ आया आपको ऐड करने का क्या लॉजिक होता है? आप फिर से एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मेरे पूरे साल का रेंट कितना, तो आपने क्या आंसर दिया? 1,20,000। तो आपने 20,000 को क्या करा? ऐड करा। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये बातें हम क्वेश्चन के अंदर और आगे जाके सीख लेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, या इसे प्यार से लोग बुलाते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस, कुछ भी कह सकते हो आप।
तो थर्ड एडजस्टमेंट का नाम है प्री पेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स बनाते हैं। पहले दो एरो, पहले एरो में लिखना है लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। और दूसरे एरो में लिखना है, दूसरा एस्पेक्ट, एसेट साइड इन बैलेंस शीट, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो आपसे पूछूंगा, एसेट साइड इन बैलेंस शीट का मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है? वेरी गुड, डेबिट। तो ऑब्वियसली बिना दिमाग लगाए बता दो कि ऊपर वाले में कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है? क्रेडिट। वो हालांकि आपको एकदम से अभी समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, बाद में आएगा। पर ये इसके एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। फिर इसके नीचे सितारा डाल के लिखना है, इफ प्रीपेड एक्सपेंस, if prepaid expense is given in ट्रायल बैलेंस। तो बताओ आइसक भाई, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो कितनी जगह पोस्ट होगा? दो। वेरी गुड। तो दो थप्पड़ लगाओ गाल पे। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो कितनी जगह पोस्ट होगा? एक। ठीक है, ये बात सबको याद रखनी है। तो फिर आप सिर्फ इसको एक ही जगह पोस्ट करोगे, तो मारो तुक्का, कौन सा एस्पेक्ट? वेरी गुड। तो लिख लो जी, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा आपको आइटम, तो फिर आपको खाली एक ही एस्पेक्ट इसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। चलो, तो इसको भी समझा देता हूं, तो बस आप सुनना ध्यान से। अब प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है वैसे बताना जरा? एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, तो आप बच्चे अभी क्लास 11th में हो, ठीक है जी। फिर अगले साल भगवान के आशीर्वाद से अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप कौन सी क्लास में आ जाओगे? क्लास 12th में आ जाओगे। वो पीछे देख रहा है मानस की, भाई क्या ये वाकई में हो सकता है? तो आपने क्लास 11th में मान लेते हैं जो फीस पे करी, क्लास 11th की ट्यूशन फी पे करी, मान लेते हैं वो 10,000 रुपीज़ पे करी। आपने कहा सर हम क्लास 11th के बच्चे हैं, ये रही आपकी ट्यूशन फी। और आपने मेरे को साथ ही साथ 5,000 रुपीज़ क्लास 12th की भी फीस पे कर दी। आपने कहा सर ये एडवांस, हम अभी से आपको क्लास 12th की भी फीस दे देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपने जो फीस पे करी वो कितने रुपए पे करी? 15,000 रुपए पे करी। ओके जी, पहले कहानी समझ आ रही है कि आपने क्लास 11th में पढ़ रहे हो और आपने क्लास 11th की कितनी फीस पे करी? 10,000। और साथ ही साथ अभी से आपने क्लास 12th की भी कितनी फीस पे कर दी? 5,000। तो आपने मुझे कितने रुपए पे करे टोटल? 15,000। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी क्लास 11th की जो फीस है वो कितनी है, तो आप क्या बताओगे? पर आपने तो मुझे 15,000 पे करें, आपने तो मुझे कितने रुपए पे करें? 5,000 एडवांस पे करें। तो आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि बताओ क्लास 11th की फीस कितनी, तो आप क्या बोलोगे? 10,000 बोलोगे, 15 तो नहीं बोलोगे। आपने लेकिन मुझे पे कितना कर रखा है? 15। पर फिर भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्लास 11th की फीस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 10,000। तो आप हमेशा जो भी फीस पे करते हो उसमें से हमेशा प्रीपेड करी हुई फीस को क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। आप 12th क्लास के 5,000 रुपए जो पे करें उन्हें कंसिडर नहीं करोगे। तो आप क्लास 11th की फीस अगर किसी भी बच्चे को बताओगे तो वो क्या बताओगे? सिर्फ
10,000। तो कभी भी आप कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपे करते हो तो उसको हम एडजस्टमेंट में डील करते समय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मतलब कि उसको हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमने अभी से पहले के पैसे पे कर दिए। तो समझ आ गया पॉइंट। तो आप कभी भी प्रीपेड एक्सपेंस अगर होगा तो उसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे, उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो, तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 का नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम में बनाइए 2 एस्पेक्ट्स। पहले एक्रूड इनकम को वैसे दूसरे नाम से क्या बोलते हैं कभी कभी, नहीं नालायक, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यानी कि आपको मिल तो जाने चाहिए पैसे पर अभी तक मिले नहीं। आपको मिल जाने चाहिए पैसे लेकिन आपको अभी तक मिले नहीं। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो इसके लिखो एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट लिखो एड इन रिस्पेक्टिव इनकम। एड इन रिस्पेक्टिव इनकम। और दूसरे एरो में लिखो एसेट साइड इन बैलेंस शीट। एसेट साइड इन बैलेंस शीट। तो अब आपसे पूछते हैं एसेट साइड इन बैलेंस शीट का मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट कर दिया आपने, डेबिट। वेरी गुड। क्योंकि जैसे ही आपने एसेट साइड पर पोस्ट करा तो इसका मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट कर लिया आपने, डेबिट एस्पेक्ट। तो बिना दिमाग लगाए बताओ, ऊपर वाला इसका मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, क्रेडिट एस्पेक्ट, जो आप बाद में समझ पाओगे, अभी नहीं। लेकिन ये इसमें 2 एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। फिर इसके नीचे सितारा, इफ एक्रूड इनकम is given in trial balance. If accrued income is given in trial balance. तो बताओ आइसक भाई, इसको कितनी जगह पोस्ट करेंगे, क्यों क्यों का रीजन बताओ, बोलो। क्योंकि सर ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। कोई भी चीज़ अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी तो कितनी जगह पोस्ट होगी, 1। तो 1 का रीज़न याद रखना है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो अब आपको खाली एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो क्या करोगे फिर, एसेट साइड इन बैलेंस शीट। चलो अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये सर क्या होती है। तो आइए बच्चों, एक्रूड इनकम भी समझा देते हैं। दोबारा बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक्रूड इनकम का मतलब है कि भाई मुझे इनकम मिलनी तो चाहिए पर मिली नहीं। तो मान लेते हैं मेरी क्लास में, क्लास 11th में आप 5 बच्चे टोटल पढ़ने आते हो। पहले बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, दूसरे बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, तीसरे बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, चौथे बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, लेकिन 5वें बच्चे ने मुझे फ़ीस नहीं दी। हालांकि वो पढ़ रहा है पर उस बच्चे ने फ़ीस नहीं दी। तो मुझे कितनी फ़ीस मिली बताइए, फ़ीस रिसीव्ड मुझे कितने रुपए मिले बताइए, 40,000। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि मेरी क्लास 11th की इनकम क्या होनी चाहिए, मैं 5 बच्चे पढ़ाता हूं, तो मेरी क्लास 11th की इनकम कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए।
पर मुझे अभी तक मिले कितने हैं, सिर्फ 40,000। तो हम बचे हुए 10,000 को क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। तो आप एक्रूड इनकम को हमेशा क्या करते हो, ऐड करते हो। रिस्पेक्टिव इनकम में आप हमेशा एक्रूड इनकम को क्या करते हो, ऐड करते हो, ताकि आप ये बता सको कि मेरी क्लास 11th की इनकम कितनी होनी चाहिए, 50,000। तो ये बात आपको लिखवाई है। तो एक्रूड इनकम का मीनिंग सब बच्चों को क्लियर हो गया कि क्या होता है, कि हमें पैसे मिलने चाहिए। तो एक्रूड इनकम हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। रिस्पेक्टिव इनकम में क्या होगा, ऐड होगा। तो ये बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5, इसका नाम है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम का घर का नाम बताओ, मतलब इसे और क्या कहते हैं प्यार से, हाँ जी, तो इसमें वो कहते हैं जो आपने पुराने में मारी थी लाइन, इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है जी। तो अनअर्न्ड इनकम का मतलब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पैसे मिल गए हैं एडवांस में। चलो तो पहले 2 एरो बनाते हैं, 2 एस्पेक्ट्स। तो पहले एस्पेक्ट में लिखना है लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। और दूसरे एस्पेक्ट में बनाना है लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। तो क्योंकि आप होशियार हो तो आप बताओगे कि लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट में पोस्ट करने का मतलब कौन सा एस्पेक्ट, क्रेडिट। वेरी गुड, एस्पेक्ट क्रिएट हो गया। तो बिना दिमाग लगाए बता दो ऊपर वाले में कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, जो फिलहाल आपको एकदम से अभी समझ नहीं आएगा, डोंट वरी, बाद में आ जाएगा। तो ये इसके 2 एस्पेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। फिर सितारा डाल के, इफ अनअर्न्ड इनकम इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर अनअर्न्ड इनकम हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बताओ आइसक भाई कितनी जगह पोस्ट करेंगे, रीजन क्यों, वेरी गुड। तो अगर तुम ये बात सीख चुके हो तो इसका मतलब भारतवर्ष का बच्चा बच्चा सीख चुका है। तो इसको सिर्फ एक ही जगह पोस्ट करना है, बिल्कुल सही बताया आइसक भाई ने, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो वो एक जगह क्या होगी, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट, वेरी गुड, लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होती है अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। मैं फिर से अगर अपने एग्जांपल लेके समझा दूं आपको, तो भाई क्लास 11th में 5 बच्चे पढ़ रहे थे, अभी अभी स्टोरी सुनाई थी, वही स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है जी। पहले बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, दूसरे बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, तीसरे बच्चे ने 10,000 रुपये फ़ीस दे दी, चौथे बच्चे ने भी 10,000 रुपये फ़ीस दे दी। लेकिन 5वां बच्चा कह रहा है सर मैं आपको 15,000 रुपये दे रहा हूँ। मैंने कहा क्यों भाई, कह रहा सर 5,000 12th के भी ले लो अभी से। तो अब मैं तो आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करूँगा, मैं कहूँगा ठीक है लाओ दे दो, फिर मुझे क्या दिक्कत है। तो बताओ मुझे कितने रुपए फ़ीस रिसीव हुई, मुझे टोटल कितने रुपए रिसीव हुए, 55,000। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी क्लास 11th की फीस बताओ कितनी होनी चाहिए, तो आप कितनी बोलोगे, 50, क्योंकि मैंने कितने रुपए एडवांस में रिसीव कर लिए, 5,000। तो हम हमेशा
एडवांस में रिसीव हुई इनकम को क्या करते हैं, लेस करते हैं, माइनस करते हैं। जो 5,000 रुपये मुझे एडवांस में मिले ना, तो हम कहेंगे कि वो मेरी इनकम अभी नहीं है, तो मेरी क्लास 11th की इनकम कितनी मानी जाएगी, सिर्फ 50,000। बात समझ आई? तो इसीलिए अनअर्न्ड इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेस कर देते हैं, क्योंकि ये मेरी इस साल की इनकम नहीं है, ये पैसे मेरे क्लास 11th के कमाए हुए नहीं हैं, ये तो बच्चे ने मुझे एडवांस दे दिया। तो इसीलिए हम अनअर्न्ड इनकम को हमेशा लेस कर देते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो बहुत बढ़िया। तो ये वो 5 एडजस्टमेंट्स थी बेसिकली, जिन पर हमें फिलहाल अभी चर्चा करनी थी। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे ताकि इन बातों को समअप कर सकें। तो आप एक लिखो एग्जाम्पल। तो इसमें आपको एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, 5 लाइन का, बस बहुत ही छोटा सा। डेबिट क्रेडिट डेमो के लिए। पहला आइटम लिख लेते हैं वेजेस 10,000। दूसरा आइटम लिख लेते हैं सैलरीज 20,000। तीसरा आइटम लिख लेते हैं रेंट 8,000। चौथा आइटम लिख लेते हैं कमीशन 15,000। और पांचवा आइटम लिख लेते हैं, पांचवा आइटम लिख लो डिस्काउंट 3,000। फिर नीचे नंबर 1 एडजस्टमेंट लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 4,000। नंबर 2 लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। नंबर 3 लिख लेते हैं प्रीपेड सैलरीज 3,000। और नंबर 4 लिख लेते हैं अनअर्न्ड कमीशन ₹2,000। शो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेशन। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिखाना है इन आइटमों के साथ। चलो, तो पहले 12 मिनट आपके हैं, 12 मिनट बाद आपसे चर्चा करेंगे। चलो, तो अब करते हैं बच्चों जी डिस्कस आपके साथ। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ कि हमको ट्रायल बैलेंस में 5 आइटम्स दे रखे हैं, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दे रखे होते हैं उनको कितनी जगह पोस्ट करते हैं? एक जगह, ठीक है, ओनली एक जगह। तो ये जितने भी 5 आइटम्स हैं ये कितनी जगह पोस्ट होंगे? सिर्फ एक जगह। और उसका रूल क्या होता है कि जो डेबिट आइटम है वो कौन सी साइड पोस्ट होगा? डेबिट साइड। और जो क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट साइड। अब जैसे पहला आइटम है वेजेस, तो आपको वेजेस कहाँ पोस्ट करना है? ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन शो करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे डेबिट साइड पर 2 वेजेस, ठीक है। अभी अंदर लिख लिया फॉर एग्जांपल 10,000, तो इसको हमने एक जगह पोस्ट कर लिया। नेक्स्ट आइटम आपको दे रखा है सैलरीज। सैलरीज को कहाँ पोस्ट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, है ना, क्योंकि ये डेबिट आइटम है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट हो जाएगा। 2 सैलरीज, कितने रुपए? 20,000। तो इसको भी मैं अभी अंदर की तरफ लिख लेता हूँ, फिलहाल पोस्ट हो गया एक जगह, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट आइटम दे रखा है रेंट। ये भी डेबिट आइटम है, तो ये कहाँ पोस्ट हो जाएगा? नहीं, P&L अकाउंट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपने पढ़ रखा है रेंट। तो इस रेंट को हम
डेबिट साइड में P&L अकाउंट में पोस्ट कर देंगे 8000। तो एक जगह पोस्ट हो गया ये, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह पोस्ट होगा, सिंपल, इस बात को याद रखना। अब जैसे अगला आइटम दे रखा है कमीशन, और ये क्रेडिट आइटम है, तो ये कहाँ पोस्ट होगा? P&L के क्रेडिट साइड पर, क्योंकि ये क्रेडिट आइटम है, तो इसको हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर लेते हैं बाय कमीशन, क्योंकि क्रेडिट आइटम है। तो ये एक तरह से हमें कमीशन रिसीव हुआ होगा। कितने रुपए है? 15000, ठीक है। अभी अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दे रखा है डिस्काउंट, ये डेबिट साइड पर दे रखा है, तो ये कहाँ पोस्ट हो जाएगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो जो डेबिट आइटम है वो डेबिट साइड पर ही पोस्ट होगा, तो इस डिस्काउंट को हम P&L अकाउंट में पोस्ट कर लेंगे डेबिट साइड पर। टू डिस्काउंट 3000। तो पहले आपको इतनी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यहाँ तक सबको ओके? बोलो ना हाँ। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम को कितनी जगह पोस्ट करना है? एक जगह। डेबिट आइटम को डेबिट साइड पर, क्रेडिट आइटम को क्रेडिट साइड पर। इतना ओके हो गया। अब नीचे जो हमें दे रखी होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। वेरी गुड। और हर एडजस्टमेंट के कितने एस्पेक्ट होंगे? 2। तो इन्हें हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, जो हमने आज लिखी, जिनके ट्रीटमेंट्स आपको आज लिखवाए। तो जैसे पहली एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये 2 जगह रिकॉर्ड हो गया, कहाँ कहाँ? वेरी गुड। तो एक तो इसको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है 4000, और दूसरा कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं इस पे नंबर बना देता हूँ कि ये देखो, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, है ना? तो ये हमने 2 जगह रिकॉर्ड करी, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो 2 जगह रिकॉर्ड हो गई। ओके, क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दे रखी है आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसके भी हमने 2 एडजस्टमेंट्स, 2 ट्रीटमेंट लिखे थे। ऐड होगा रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000 है, इसको देखो मैं 2 जगह कैसे लिखूंगा? रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करूंगा, तो आप रेस्पेक्टिव एक्सपेंस वेजेस में ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। एक जगह आ गया देखो, ठीक है ना? ये है एडजस्टमेंट नंबर 2। और दूसरी जगह इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है हमको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। तो आप लायबिलिटी साइड पर दोबारा से लिख लोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000। तो आपने एडजस्टमेंट नंबर 2 को भी 2 जगह रिकॉर्ड कर लिया। तो क्लियर है सब बच्चों को बात? तो एडजस्टमेंट कितनी जगह रिकॉर्ड होंगी? 2 जगह, ये याद रखना है। एडजस्टमेंट 2 जगह रिकॉर्ड होंगी। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है प्रीपेड सैलरीज, मतलब ये एक प्रीपेड एक्सपेंस है, तो इसके भी आपको 2 ट्रीटमेंट लिखवाए थे प्रीपेड एक्सपेंस के। क्या लिखे बताओ? रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में क्या करना है? माइनस करना है। तो इसको हम प्रीपेड सैलरी को क्या करेंगे? हम सैलरीज में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस प्रीपेड सैलरी 3000। तो एक जगह तो ये हो गया। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 आपने एक जगह तो यहाँ लिख लिया, और दूसरी जगह कहाँ लिखवाया है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर भी लिखना पड़ेगा प्रीपेड सैलरी 3000। तो ये आपने एडजस्टमेंट नंबर जो 3 है उसको 2 जगह रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो भाई हर बच्चे को क्लियर हो रहा है एडजस्टमेंट कितनी जगह रिकॉर्ड करनी होती है आपको? 2 जगह। इसी प्रकार से लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 दे रखी है आपको अनअर्न्ड कमीशन, ये भी आज लिखवाई थी अभी। तो अनअर्न्ड कमीशन 2000 रुपये, इसको कहाँ कहाँ लिखा? मतलब रेस्पेक्टिव इनकम में माइनस ये लिखा था। तो आपको अनअर्न्ड कमीशन को, जो कमीशन दे रखा है उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। अनअर्न्ड कमीशन
2000 माइनस कर दोगे। तो एक जगह तो आपने यहाँ लिख लिया एडजस्टमेंट नंबर 4 को, और दूसरी जगह कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। वेरी गुड। तो आप दूसरी जगह लाइबिलिटीज़ में लिख लोगे अनअर्न्ड कमीशन कितना था? 2000। ठीक है, तो ये आपने एडजस्टमेंट नंबर 4 लिख ली। तो क्लियर हो गया सबको? तो आपको एडजस्टमेंट सब बच्चों को समझ आएगी कितनी जगह रिकॉर्ड करनी होंगी? 2 जगह रिकॉर्ड करनी होंगी बस। तो उसने कहा था कि मुझे प्रेजेंटेशन दिखा दो, तो बस आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के अगर पूछता है, तो बस आपको ये प्रेजेंटेशन दिखानी है। इसमें कोई आंसर नहीं निकालना, टोटल नहीं करना कि भाई ये आंसर आ रहा है, बस आप क्लोज कर दोगे। बाकी ये जो प्लस माइनस है इन्हें सॉल्व करके बाहर लिख लेते हैं। तो 20 - 3 17,000 बाहर आ गया, 15 - 2 13,000 बाहर आ गया। बस ऐसे आपको क्लोज कर देना है, आंसर नहीं निकालना। इसी तरह वेजेस का आंसर 10,000 + 1,000, तो बाहर 11,000 आ गया। बस, तो आपको ऐसे प्रेजेंटेशन शो करनी। तो क्लियर हो गया? पहले सब बच्चों को समझ आया? तो आज की क्लास का क्रक्स क्या पता चला हमें कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को कितनी जगह पोस्ट करते हैं? एक जगह। डेबिट आइटम को डेबिट साइड पर, क्रेडिट आइटम को क्रेडिट साइड पर। और जो भी बातें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। उन्हें कितनी जगह पोस्ट करते हैं? 2 जगह। एक एस्पेक्ट को डेबिट और एक एस्पेक्ट को क्रेडिट करते हैं। तो क्लियर होगी कहानी? चलो, तो आज तो हमें यही करने थे, 5 एडजस्टमेंट्स। तो बस आप रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की एडजस्टमेंट्स करेंगे।